करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए है तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से की मुलाकात। रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ की सार्थक बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रायपुर में अनेक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। भाजपा शासित राज्यों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए करेंगे कांग्रेस पर सियासी हमला। क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दी अपने फैंस को इस बात की जानकारी। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। और आइए अब बात करते हैं जनादेश की, यानी आगामी विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल घारी में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य और नाटकों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का महत्व बताया। स्वीप उधमपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीति शर्मा ने कहा कि बच्चों ने मतदान के महत्व का अच्छा संदेश दिया और यहां पर पहली बार मतदान करने वाले लोग भी मौजूद थे। उन्होंने उधमपुर के नागरिकों से मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल झारखंड सरकार की तानाशाही के खिलाफ झारखंड भाजपा ने सभी जिलों के एसपी कार्यालय और थाने के सामने पुतला दहन कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की असफलता और परीक्षाओं में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग के साथ भाजपा ने शुक्रवार को राज्य में आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान पुलिस ने रैली को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, कटीले तारों से घेराबंदी और लाठीचार्ज समेत जहरीले गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने कहा कि आज का दिन हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि निहत्थे लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने ऐसा किया हो। लोगों को जलियांवाला बाग जैसा कांड याद आ गया। ये तो सरकार की गुंडागर्दी है। सरकार की गुंडागर्दी आज से कल से ही चल रहा है। पहले तो लोगों को आने नहीं देना, उसकी उन्होंने भरसक प्रयास किया। उसके बाद भी झारखंड भर से नौजवान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और आए तो आप सबने देखा कि मीटिंग हो रहा था। हम तो भाषण ही दे रहे थे, उस समय हमने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी मैदान में। ये पहली दफा हुआ है मीटिंग। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। अब किसको आप रोकना चाहते हैं? वहीं श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता भंडारा
तेनाकून ने भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण के अंतिम अभ्यास के साक्षी बने। ये कार्यक्रम श्रीलंका में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य कहीं ना कहीं दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करना है। इस दौरान संतोष झा ने भारतीय सैन्य दल के से भी उन्होंने बातचीत की। 14 दिवसीय ये अभ्यास 25 अगस्त को समाप्त होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किए गए इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर क्या है और कैसे ये काम करेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने देश की जनता को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर सौंप दिया है। अब इस चिकित्सा रजिस्टर की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सक के बारे में जान सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्घाटन किया। It is a historical moment, it is a proud moment, and a lot of hard work has been done by NMC and NHA, National Health Authority, both together. And you have come out with the registration portal, online portal of the National Medical Register, which is really commendable. So I commend and I congratulate the NMC as well as the NHA for doing this good job. अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर दरअसल है क्या। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर एक आधिकारिक डेटाबेस है जिसे भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के पंजीकरण और निगरानी के लिए बनाए रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी चिकित्सा पेशेवर मान्यता प्राप्त और योग्य हों ताकि वे मानक और सुरक्षा के अनुसार रोगियों को उपचार प्रदान कर सकें। ये चिकित्सा रजिस्टर भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के लाभ। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। पेशेवर मान्यता, रोगी सुरक्षा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नियमित अपडेट, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। इन लाभों के माध्यम से राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पेशेवरों के मानक बनाए रखने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों की मान्यता और उनकी योग्यता की निगरानी रखना है। इसमें चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण और उनके पेशेवरों के अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। ये पहल चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें न केवल चिकित्सा पेशेवरों की प्रोफाइल को संकलित किया जाएगा, बल्कि ये सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि चिकित्सा सेवाएं मानक के अनुरूप प्रदान की जाएं। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं टेक्नीशियन वर्ल्ड कप 2024 का उद्घाटन 27 अगस्त को किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में कुल 46 देशों के प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। टेक्नीशियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता श्रृंखला है जो भारत में आयोजित होती है। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स समिति इस प्रतियोगिता का आयोजन करती है, जिसमें दुनिया भर की टीमें 9 श्रेणियों में नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करती हैं। तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा AICTE के परिसर में 2 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कल संपन्न हुआ, जहां संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्यों और औचित्य पर व्यापक अर्थों में चर्चा की गई। हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र ने संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा यानी IKS की स्थिति पर बात की केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी से। हमारे साथ उपस्थित हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से
भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसके आजीविका क्षेत्र में स्थिति आप देखते हैं कि किस तरीके से आजीविका क्षेत्र को IKS यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन और अध्यापन किस ओर ये ले जाएगा? अनेक शोध संस्थानों में, विज्ञान प्रौद्योगिकी सभी संस्थानों में प्रयोग दृष्टि से भी भारतीय विद्या को आगे लेके जाने का प्रयास चल रहे हैं। उनमें भी शोध कार्य की दृष्टि से लैंग्वेज के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, मेडिसिन में, सभी क्षेत्रों में इस तरह का विद्या का एक प्रयोग होने जा रहा है। उसमें भी एक वृत्तियाँ आगे आने जाकर निकल रहे हैं। जैसे विधि क्षेत्र में भी, लॉ में भी, अभी कोर्ट में भी चल रहा है कि भारतीय पद्धति से कोर्ट में विचार चले, तो उसमें भी नया रीति से भारतीय विद्या का प्रभाव होने वाला है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत IKS डिवीजन की स्थापना हुई है और वह कई कार्य भी कर रहा है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस तरीके से IKS डिवीजन से जुड़कर कुछ विशेष उपक्रम संस्कृत के उत्थान के लिए कर रहा है? जी, जैसे आप जानते हैं संस्कृत भारतीय विद्या का मूल है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक सहयोग के द्वारा संस्कृत के छात्रों के लिए हम नया अवसर कल्पित किए जा रहे हैं। उसमें जो गुरुकुल पद्धति से मीमांसा, न्याय, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन किया है, उस तरह के छात्रों के लिए एक 2-3 साल के लिए हम IIT, NIT जैसे संस्थानों में काम करने के लिए अवसर देंगे। उसके लिए प्रभूत मात्रा में 60,000 to 75,000 रुपीज़ पर महीने एक छात्रवृत्ति देकर उनके लिए एक अवसर कल्पन करने का एक प्रयास केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा हो रहा है। और उसी तरह IIT, NIT छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में, अध्यापकों केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी 3 महीने से 6 महीने तक रेसिडेंट के रूप में रहने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए भी अवसर दिया जा रहा है। इस तरह एक दीर्घकालीन संवाद के लिए IKS विंग और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयासरत है। ये थे प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जिन्होंने बताया कि संस्कृत के समुत्थान के लिए किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन और अध्यापन को एक आधार बनाया जा सकता है और भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनरपि लौटाया जा सकता है। मैं कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़। केंद्र सरकार के मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाएंगे। इसके लिए अब राज्य सरकार ने 364 पदों की भी स्वीकृति दे दी है। इतना ही नहीं, मिशन शक्ति के लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए सालाना 2,70,00,000 रुपए के करीब खर्च होंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने का लिया फैसला। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 364 पदों की भी स्वीकृति दे दी है। इतना ही नहीं, मिशन शक्ति के लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025 और 26 तक संचालित करने की भी स्वीकृति राज्य की कैबिनेट ने दे दी है। प्रत्येक जिला हब में जिला मिशन समन्वयक का 1 पद, जेंडर स्पेशलिस्ट के 2 पद, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ का 1 पद, अकाउंट असिस्टेंट का 1 पद, IT असिस्टेंट का 1 तथा MTS के भी 1 पद की स्वीकृति मिल गई है। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में स्वीकृति दिए जाने का कैबिनेट ने फैसला किया है। कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य 60-40 के रेशो में वित्तीय भार का बंटवारा होगा। जानकार मानते हैं कि इस पहल से राज्य में महिलाओं को होने वाली छोटी छोटी समस्याओं का जिला स्तर पर ही समाधान होगा, साथ ही उनको सशक्त बनाने में आसानी होगी। अगर मिशन शक्ति के उद्देश्य की बात करें तो
विकलांग, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले सभी महिलाओं की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना है। महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं और जानकारी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की रक्षा करना या सहायता करना है जो हिंसा की शिकार हैं या कठिन परिस्थितियों में हैं। विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं की क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 4 जातियों का जिक्र करते हैं: महिला, किसान, युवा और गरीब। यहाँ बात महिलाओं की हो रही है क्योंकि बात मिशन शक्ति की हो रही है। इस योजना के लिए राज्य में करीब 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा और केंद्र और राज्य के बजट की अगर बात करें तो उसका रेशो 60-40 का होने वाला है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अगर हर ज़िले में इस तरीके के केंद्र खुलेंगे तो ये ना सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि उनको सशक्त बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और आइए अब रुख करते हैं बाकी खबरों की तरफ। आपको बता दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के तहत औपचारिक रोजगार सृजन इस साल जून में 6.9% बढ़कर 2.16 मिलियन हो गया, जबकि जून 2023 में ये 2.02 मिलियन था। ये जानकारी श्रम रोजगार मंत्रालय ने साझा की। वहीं इस दौरान जोड़े गए कुल 2.16 मिलियन कर्मचारियों में से 1.05 मिलियन कर्मचारी या कुल पंजीकरण का 49% 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। पेरोल डेटा के अनुसार जून में 13,000 से अधिक नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जबकि मई 2024 में 20,000 से अधिक प्रतिष्ठान जोड़े गए थे, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के दूसरे दिन अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और मुरादाबाद स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। आपको बता दें कि ये परीक्षा 60,000 से अधिक रिक्तियों के लिए राज्य भर के 67 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की गई इस परीक्षा की प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं असम के नगांव जिले में ढींग सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम का शव एक तालाब से बरामद किया गया। नगांव के SP स्वप्निल डेका ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की टीम उसे जांच के लिए कल रात घटनास्थल पर लेके गई तो उसने भागने की कोशिश की और घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में वो कूद गया। तलाशी के बाद आज सुबह SDRF टीम की मदद से पुलिसकर्मियों ने तालाब से उसका शव बरामद किया। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने 40 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी दिल्ली के लिए भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जारी किया है। देश के पूर्वोत्तर इलाके में भारी बारिश लगातार जारी है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो फिलहाल भारी बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को राज्य में भारी बारिश के चलते दुर्घटनाओं में 2 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य सरकार की मुस्तैदी के चलते बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते एक सप्ताह में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने NDRF की टीमें, सेना की टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर के माध्यम से वायुसेना इस काम में लगातार जुटी हुई है। अगरतला से संचालित हेलीकॉप्टर्स ने रंगमती, जतनबारी, उदयपुर, पश्चिम मालाबार, शंकरपाली और आसपास के इलाकों में फंसे स्थानीय लोगों के लिए 4,000 से अधिक खाद्य पैकेट गिराए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कुल 28 टन राहत
सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले। और अब खबर खेल की दुनिया से, जो यहाँ भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिटायरमेंट की घोषणा की। 37 साल के शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वे 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में शिखर धवन ने अपने क्रिकेट करियर में साथ देने के लिए सभी फैंस का आभार जताया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेना जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, अब सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशील ओझा। सुशील, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों ही फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने की है। टीम इंडिया के गब्बर कहे जाते हैं शिखर धवन, और किस तरीके से रहा इनका जो करियर है? जी मुकुल, आज तड़के सुबह जिस तरीके से एक इमोशनल मैसेज के साथ शिखर धवन ने अपने शानदार क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है हैरानी वाली ये बात रही क्रिकेट प्रशंसकों के लिए, इनके फैंस के लिए। जिस तरीके से इन्होंने अपने मैसेज में हर किसी को याद किया। इन्होंने अपने बचपन के दोस्तों से लेकर के इनके कोच और परिवारजनों को इन्होंने आभार जताया और कहा कि जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक शानदार करियर नज़र आता है और आगे भी बहुत कुछ जो है करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने जो है क्रिकेट करियर का अंत कर दिया। अगर इनके क्रिकेट करियर पर हम नज़र डालें तो एक शानदार जो है सफ़र रहा है। 2010 में जिस तरीके से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, 2013 में इनकी एक अपनी अलग पहचान बनी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। शानदार पारी खेली इन्होंने, 85 जो है गेंदों पर शतक जड़कर ये इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। एक नई जो है अपने नाम कई उपलब्धियां गढ़ी। रोहित शर्मा के लिए कई मैचों में ओपनिंग करते दिखे और टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का एक जो इन्होंने बड़ा काम किया। आईपीएल में इनका जो है प्रदर्शन एक उच्च स्तर का देखा गया। जिस तरीके से पंजाब किंग्स की कप्तानी करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं इनकी एक जो अलग फैन फॉलोइंग है, जो इनके खेल के जो प्रशंसक हैं उनके लिए बड़ी बात है इस तरीके से अचानक इनका रिटायरमेंट का अनाउंस कर देना। तो कहीं दूसरी बात अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों से दूरी बनाए हुए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि एक ये सही समय आ गया था जब ये खुद जो है क्रिकेट को जो है अलविदा कह दें। जी मुकुल। जी बिल्कुल सुशील, ज़ाहिर तौर पर वही समय जो हमने देखा है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक शिखर पर उपलब्धि पाके अब ज़िंदगी के दूसरे नए शिखर की तरफ अब चल पड़े हैं शिखर धवन। बिल्कुल, शिखर जो है पब्लिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनकी एक खेल के अलावा भी एक अलग तरीके की फ़ैन फॉलोइंग है। अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अगर मुकुल इनके अगर हम बाकी जो है अगर उपलब्धियों की बात करें तो अभी तक इन्होंने जो है 2010 से लेकर 2022 तक की जो मुकाबलों की बात करें तो इन्होंने टेस्ट, T20 और वनडे में कमाल का क्रिकेट दिखाया है। 34 जो है टेस्ट में इन्होंने 2315 रन बनाए हैं। 167 वनडे मैचों में इन्होंने 7400
36 रन का योगदान दिया है। वहीं 68 T20 मैच खेले इन्होंने, जिसमें इन्होंने 1759 रन बनाए हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है किसी क्रिकेटर के लिए। 11 साल के अपने करियर में जो इन्होंने क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में योगदान दिया है, वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। और इन्होंने, देखिए एक चीज़ और है, जब ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने उतरे तो ये पहला टेस्ट था जहां पर इनको नोटिस किया गया, और इस मैच में इन्होंने इस ट्रॉफी को जिताने में इनका बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने 85 गेंदों में शतक ठोककर जो है एक अपनी नई पहचान बनाई थी। इसके बाद अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल में ये लगातार अच्छे फॉर्म में नजर आते रहे हैं। अभी पिछले आईपीएल में इन्होंने पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने सर्वाधिक बाउंड्री, जी जाहिर तौर पर, यानी हर एक फॉर्मेट में एक नए शिखर पर जो हैं हम कह सकते हैं अपने करियर में यहाँ नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास की यहाँ घोषणा की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।